अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक हैरानकुन और तारीखी कमबैक के साथ एक बार फिर अमरीका के सदर बन गए हैं। 4 अहम स्विंग स्टेट्स में गैर मामूली कामयाबी के बाद 78 साला डोनाल्ड ट्रंप 47वीं अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। यानी वो सदारती इंतखाब जीतने वाले मौमर तरीन शख्स हैं और इसके साथ ही वो अमरीकी तारीख के दूसरे ऐसे सदर बन जाएंगे जो सदर होते हुए सदारती इंतखाब हारने के बाद दूसरी मरतबा कामयाब हुए हैं। जबकि ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सजा याफ्ता सदर भी होंगे। मई में हश मनी ट्रायल में ट्रंप को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मुजरिम करार दिया था और उन्हें बाकायदा सजा होनी थी। इसके अलावा भी उनके खिलाफ मजीद मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। सियासत में आने से पहले और इसके बाद मुसलसल तनाज़ात का मरकज़ रहने वाले अरबपति बिजनेसमैन ट्रंप का दोबारा बतौर सदर का इंतखाब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया में चंद बड़े तनाज़ात चल रहे हैं। इसराइल के गजा और लबनान पर हमले, ईरान और इसराइल में कशीदगी और यूक्रेन जंग में अमरीका का अहम किरदार है। और सवाल उठ रहा है कि अब ट्रंप के सदर बनने के बाद इन तनाज़ात में अमरीका का किरदार क्या होगा, क्योंकि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल यूक्रेन में जंग खत्म करने और मशरिक़ वस्ता में इसराइल की हिमायत बरकरार रखने का दावा करते रहे हैं। इसी तरह आज सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जब ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब किया तो उसमें उनका कहना था कि अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. People that voted for us, nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment. And one is strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. They have to come in legally. इसके अलावा चीन, ईरान और रूस समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक भी अमरीका में इक़्तिदार की इस तब्दीली को इंतहाई करीब से देख रहे हैं और ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में भी PTI की उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा अमरीका में भी उनकी तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी और मुआशी इक़दामात पर भी दुनिया की नज़र होगी। इन सारे मामलात की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं हालिया इंतखाब में उनकी गैर मामूली और हैरानकुन कामयाबी की। इस दफ़ा अमरीका के सदारती इंतखाब को अमरीका की तारीख का सख्त तरीन इंतखाबी मुआरका करार दिया जा रहा था और अक्सर इंतखाबी पोल्स में किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बढ़तरी हासिल नहीं थी, मगर 2016 की तरह इस बार भी ट्रंप ने पोल्स के बरक्स कारकर्दगी दिखाकर कामयाबी हासिल की है, कन्विंसिंग कामयाबी हासिल की है। इस वक्त भी कुछ अमरीकी रियासतों के नतीजे आना बाकी हैं, ताहम पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन जैसी पासा पलट देने वाली रियासतों में कामयाबी के बाद ट्रंप ने सदर बनने के दरकार 270 इलेक्टोरल वोट्स का नंबर पार कर लिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अमरीकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के इंतखाब में भी डेमोक्रेट्स पर बढ़तरी हासिल है, जिसके बाद अब रिपब्लिकन्स को अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अक्सरियत हासिल हो गई है। जबकि इलेक्शन नताइज में यह बात सामने आई है कि काफ़ी अरसे से मौजूदा हुकूमत से नाराज़ कई अफराद समेत लातीनी कम्युनिटी ने हैरानकुन तौर पर ट्रंप के हक में वोट दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक एडिसन रिसर्च के एक नेशनल एग्जिट पोल में यह बात सामने आई है कि अमरीकी वोटर्स काफ़ी अरसे से नाखुश हैं। सर्वे में शामिल 3/4 वोटर्स ने कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। उनमें से 61% अफराद ने हालिया इंतखाब में ट्रंप को वोट दिया है, जबकि जिन वोटर्स ने मौजूदा हुकूमत से मुतालिक गुस्से का इजहार किया था उनमें से 71% ने रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की है। इसी तरह सर्वे के मुताबिक एग्जिट पोल में जिन वोटर्स ने कहा कि मईशत उनकी सबसे बड़ी तशवीश है उनमें से 79% ने ट्रंप को वोट दिया है, जबकि 20% ने कैमला हैरिस को सपोर्ट किया है। जबकि ऐसे वोटर्स जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अबॉर्शन कानूनी होनी चाहिए उनमें से सिर्फ 51% ने कैमला हैरिस की हिमायत की और हैरानकुन तौर पर 47% ने ट्रंप को वोट दिया है। हालांकि ट्रंप का मौक़िफ़
इसके बरक्स है। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि वो वफाकी सतह पर अबॉर्शन पर पाबंदी के मुखालिफ हैं, लेकिन रियासतें इस हवाले से जैसे चाहें कवानीन बना सकती हैं। अगरचे एग्जिट पोल्स के मुताबिक बहुत से वोटर्स 2020 के इंतखाब की तरह डेमोक्रेट या रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इस बार मर्द वोटर्स और 45 साल से कम उम्र वोटर्स के दरमियान ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने खवातीन वोटर्स की हिमायत भी बरकरार रखी है, जो कैमला हैरिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके साथ रहीं। ट्रंप सफेद फार्म खवातीन वोटर्स में 51% के मुकाबले में 47% के फर्क से रहे। इसी तरह ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में सियाह फार्म और लातीनी अफराद को डेमोक्रेटिक पार्टी से मुनहरिफ करने की कोशिशों पर काफी ज्यादा जोर दिया था, और नताइज में इन कोशिशों का असर पड़ता हुआ नजर आता है। इस इंतखाब में अहम मानी जाने वाली रियासत शुमाली कैरोलिना में एग्जिट पोल्स ने दिखाया कि ट्रंप ने सियाह फार्म वोटर्स में अपनी हिमायत 12% तक बढ़ा ली, जो 2020 में सिर्फ 5% थी, जबकि इस दफा लातीनी मर्द वोटर्स में ट्रंप की हिमायत 4 साल पहले की निस्बत 18% तक बढ़ गई है। ट्रंप रियासत नेवाडा के लातीनी वोटर्स में 11% पॉइंट्स के साथ आगे हैं, और एरिजोना में 4 पॉइंट्स की कमी के बावजूद उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इसी तरह उनकी जीत में सिनफी फर्क का भी किरदार है। कैमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में एक बड़े सिनफी फर्क को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, खासतौर पर इस उम्मीद के साथ कि खवातीन वोटर्स अबॉर्शन के हुकूक जैसे मसाइल की वजह से उनकी तरफ रागिब होंगी। ताहम एग्जिट पोल्स के मुताबिक ट्रंप कम अज कम सफेद फार्म खवातीन वोटर्स की हिमायत बरकरार रखने में कामयाब नजर आते हैं, जबकि सियाह फार्म खवातीन ने भारी अक्सरियत के साथ कैमला हैरिस की हिमायत की है। इस इंतखाब की सबसे अहम रियासत पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप को सफेद फार्म खवातीन वोटर्स में 2020 के मुसावी हिमायत हासिल है, और ऐसा ही रियासत जॉर्जिया में हुआ है, जबकि मजमूई तौर पर कैमला हैरिस को खवातीन की हिमायत कम मिली है। उन्हें इस दफा 54% खवातीन ने वोट दिया है, जबकि 2020 में बाइडेन को 57% खवातीन ने वोट दिया था। इसी तरह इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 18 से 44 साल की उम्र के मर्दों में कैमला हैरिस को मामूली फर्क से हराया है, जबकि 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के मर्दों में ट्रंप को वाज़े फर्क से जीत हासिल हुई है। जबकि इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2016, 2020 और 2024 के इंतखाबात से मुताल्लिक एग्जिट पोल्स जाहिर करते हैं कि किस तरह एक खराब मईशत नायब सदर कैमला हैरिस के लिए एक बोझ बन गई, और किस तरह वो खवातीन वोटर्स में अपनी मकबूलियत बढ़ाने में नाकाम रही। हालांकि इस बार अमेरिका में अबॉर्शन के हुकूक को ज्यादा मकबूलियत हासिल थी, जो कैमला हैरिस के मौक़िफ़ के मुताबिक था। इसके अलावा इस बार लातीनी मर्दों का झुकाव ट्रंप की तरफ ज्यादा रहा है। इस साल कैमला हैरिस की खवातीन के दरमियान हिमायत ना तो सदर जो बाइडेन से ज्यादा थी और ना ही साबिक वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन से ज्यादा थी, जो डेमोक्रेट्स के लिए तशवीशनाक है, खास तौर पर इसलिए कि उन्होंने अबॉर्शन के मामले पर खवातीन वोटर्स को मुतहर्रिक करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने मर्दों के दरमियान अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। लातीनी वोटर्स, खास तौर पर लातीनी मर्दों ने 2016 से ट्रंप की तरफ झुकाव दिखाया है। इस साल लातीनी मर्दों ने पहली बार ट्रंप के हक में वोट डाले हैं। बाइडेन ने 2020 में उनकी हिमायत 23 पॉइंट्स के फर्क से हासिल की थी, लेकिन 2024 में ट्रंप ने 10 पॉइंट से उनकी हिमायत जीत ली है, जबकि लातीनी खवातीन ने अब भी कैमला हैरिस की हिमायत की है, मगर मार्जिन पहले की निस्बत बहुत कम है। माजी में बाइडेन ने लातीनी खवातीन में 39 पॉइंट्स और हिलरी क्लिंटन ने 44 पॉइंट से बढ़तरी हासिल की थी। ताहम इस दफा कैमला हैरिस सिर्फ 24 पॉइंट से ही बढ़तरी हासिल कर सकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को हैरानकुन करार दिया जा रहा है, मगर उन्होंने जारहाना इंतखाबी मुहिम चलाई, और इस दौरान उन्होंने फेक न्यूज़ और गलत बयानी का सहारा लिया। पहले सदारती मुबाहिसे में जो बाइडेन की कारकर्दगी तनकीद की जद में आई और वो अपनी नामजदगी से पीछे हट गए, जिसके बाद नायब सदर कैमला हैरिस ट्रंप के सामने आई और सदारती मुबाहिसे में उनकी कारकर्दगी ट्रंप से बहुत बेहतर रही, जबकि ट्रंप गलत बयानी का सहारा लेते नजर आए। मुबाहिसे में एक मौके पर जब ट्रंप ने तारिकीन वतन पर तनकीद करते हुए कहा कि स्प्रिंगफील्ड में तारिकीन वतन पालतू कुत्ते और बिल्लियों को खा रहे हैं, जिसके जवाब में मुबाहिसे के मेजबान ने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं। What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there.
Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. ट्रंप अब अगले 4 साल के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और आइंदा साल जनवरी में वो अपने ओहदे का बाकायदा तौर पर चार्ज संभालेंगे। अहम अमेरिकी अखबारात ने ट्रंप की कामयाबी पर दिलचस्प हेडलाइंस लगाई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप स्टॉर्म्स बैक। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप ट्रायम्फ्स। यूएसए टुडे ने लिखा कि ट्रंप रिक्लेम्स व्हाइट हाउस, जबकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि डोंट डील। ट्रंप की जीत की खबर आते ही अमेरिकी मार्केट्स में भी तेजी देखी गई है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट 3.25% यानी तकरीबन 1350 पॉइंट्स ऊपर है और ट्रंप को सपोर्ट करने वाले एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के स्टॉक्स में 13.5% यानी तकरीबन $34 से ज्यादा की तेजी देखी गई है। बिटकॉइन की कीमत में 7% यानी $5000 की तेजी देखी गई है, जबकि दीगर करेंसीज के मुकाबले में डॉलर की कीमत में बेहतरी आई है। डॉलर आज ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले में तकरीबन 1.5% और यूरो के मुकाबले में तकरीबन 2% बढ़ चुका है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर के रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप और उनकी अहलिया को मुखातिब करते हुए लिखा कि तारीख का सबसे बड़ा कमबैक आपको मुबारक हो। व्हाइट हाउस में आपकी तारीखी वापसी अमेरिका के लिए एक नई इब्तिदा और इसराइल और अमेरिका के दरमियान अजीम इत्तेहाद की तरफ एक ताकतवर अज़म की तजदीद है। ये एक बहुत बड़ी फतह है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। मैं नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़म हूँ ताकि पाक अमेरिका पार्टनरशिप को मजीद मजबूत किया जाए और वुसअत दी जाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके इंतखाब और तारीखी वापसी पर मुबारकबाद। अमेरिका के अवाम ने ट्रंप और उनकी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई है। ये जंग मुखालिफ फतह है और जंग मुखालिफ मैंडेट है। उम्मीद है कि अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी और आलमी तनाज़ात के तसलसल को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। इसके अलावा इमरान खान ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मेरी और तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबारकबाद। तमाम रुकावटों के बावजूद अमरीकी अवाम की मर्जी ही चली। नौ मुंतखब सदर ट्रंप जमहूरियत और इंसानी हुकूक के बाहिमी एहतराम पर मबनी पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित होंगे। उम्मीद है कि वो दुनिया भर में अमन, इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए जोर देंगे। ये भी इमरान खान ने कहा। जबकि आज इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने यह दावा किया कि आज इमरान खान ने अमरीकी सदारती इंतखाब का पूछा और उन्हें ट्रंप की कामयाबी का बताया तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और कहा कि ट्रंप से मेरा दोस्ती का ताल्लुक था। ट्रंप मुझे बाकायदा फोन करते थे। जब उनको बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। साथ साथ ये कहा कि ट्रंप साहब से उनका दोस्ती का ताल्लुक था और ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ये उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं लेकिन मुल्क के लिए मैं समझता हूँ जो बाइडेन के मुकाबले में एटलीस्ट न्यूट्रल स्टांस होगी। तो अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जब चेंज होती है तो ये कम अज कम एक तवक्को है कि एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहेंगे इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे रिलेशंस बन रहे थे ट्रंप साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान की हुकूमत की खान साहब के नीचे। तो वो पुरुमीद है कि अमेरिका जो है एक अच्छा किरदार अदा करेगा। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती के सवाल पर कहा कि क्या बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो। इमरान खान कह रहे हैं कि अपने हक के लिए खड़े हो। गुलामी का सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी और मुल्क पे ना डिपेंड करें, आप अपनी आज़ादी खुद हासिल करें। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की काफी दोस्ती है तो उसका भी फायदा हो सकता है। आप क्या चाहते हैं कि बाहर से कोई पैगाम भेजे कि इमरान खान को रिहा कर दो? क्या हम 24 करोड़ लोग अपनी इज्जत भी रखेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे? इमरान खान कह रहे हैं अपने हक के लिए खड़े हो। जबकि ट्रंप की जीत पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमरीका और दुनिया में इंसानी हुकूक के लिए संगीन खतरा है। ये खदशात ट्रंप के अपनी पहली मुद्दत के दौरान इंसानी हुकूक की पामाली के रिकॉर्ड, सफ़ेद फार्म बालादस्ती के हामियों और उनके नज़रिए को अपनाने, ट्रंप के साबिक मुआवनीन की क़यादत में कायम थिंक टैंक्स की तरफ से तजवीज़ करदा इंतहाई जमहूरियत मुखालिफ और इंसानी हुकूक मुखालिफ पॉलिसियों और इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके वादों की अक्कासी करते हैं, जिनमें लाखों अफराद को पकड़ना और मुल्क बदर करना और तारिकीन वतन और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शामिल है। ट्रंप के 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादे तशवीश का बाइस हैं। उन्होंने ऐसी पॉलिसियां तजवीज़ की हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाजत करने वाले जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर देंगी और सदारती इख्तियारात पर पाबंदियां कम कर देंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑफिस को गलत इस्तेमाल करने का खतरा अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया है, जो सदर के ओहदे पर रहते हुए की जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों के लिए फौजदारी मुकदमे
से वसी इस्तिस्ना देता है। प्रोजेक्ट 2025 एक गवर्निंग प्लान है जो ट्रंप के साबिक मुशीरों और सियासी इत्तेहादियों ने लिखा है और बहुत सी बदसलूकी और नस्ली इम्तियाज पर मबनी पॉलिसियों की तफसीलात बयान करता है जिन्हें नई इंतजामिया अपना सकती है। अगरचे ट्रंप ने प्रोजेक्ट 2025 से ताल्लुक की तरदीद की है, लेकिन उनके बहुत से बयानात में इसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। ट्रंप ने तारिकीन वतन को अपनी इंतखाबी मुहिम का मरकजी सुतून बनाया और उन शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों पर जोर दिया है जिनमें तारिकीन वतन की बड़े पैमाने पर हिरासत और लाखों लोगों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी शामिल है। इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा नस्ली प्रोफाइलिंग शामिल होगी और बड़े पैमाने पर पकड़ दकड़ के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ज्यादतियों में इजाफा होगा। ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान इसकात हमल के हुकूक को ज़्यादा खतरा लाहक होगा। ट्रंप ने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाई करने का अज़म किया है। तकरीरों और इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने अपने नाकदीन को अंदरूनी दुश्मन करार देते हुए खतरनाक बयानबाजी की है। ट्रंप ने बड़े तनाज़ात और बहरानों में इंसानी इमदाद और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के लिए फ़ंड्स की मुखालफत का इशारा दिया है। नई ट्रंप हुकूमत के दौरान इंसानी हुकूक की पामाली करने वाली हुकूमतों के साथ मुमकिन शराकतदारी उन हुकूमतों को एहतसाब से बचकर शहरियों को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का खतरा बढ़ा देगी। ह्यूमन राइट्स वॉच का ये मौक़िफ़ है। मगर एक बार फिर दुनिया की सुपर पावर के सबसे बाख्तियार शख्स बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बड़े तनाज़ात में कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं। उनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जहां दुनिया भर में कुछ अहम तब्दीलियां हुई, तो वहीं उनका दौर मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियों के लिए जाना जाता है। जनवरी 2017 में सदर बनने के बाद ट्रंप ने इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े में माजी के अमरीकी सदूर के बरक्स न सिर्फ गैर मामूली तवज्जो दी बल्कि वो काम किया जिसे एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट समझा गया। और ट्रंप के इस इक़दाम पर न सिर्फ अमरीका के मुखालिफिन बल्कि दोस्तों ने भी कड़ी तनकीद की और सिर्फ इसराइल इस पर खुश हुआ। ट्रंप के सदर बनने से पहले तल अवीव में अमरीकी सिफारत खाना कायम था और अमरीका तल अवीव को ही इसराइल का दारुल हुकूमत मानता था। लेकिन ट्रंप सदारत संभालने के कुछ महीने बाद इसराइल का दौरा करते हुए यरूशलम यानी मकबूजा बैतुल मक़दस भी गए और वो यरूशलम में यहूदियों के मुक़द्दस मकाम का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर बने। फिर कुछ महीने बाद दिसंबर 2017 में ट्रंप के सदर बनने के तकरीबन एक साल बाद अमरीका ने यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया, जो पहले किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया, इरादा जाहिर भी किया तो भी नहीं किया। और खुद ट्रंप ने अमरीकी सिफारत खाने को तल अवीव से यरूशलम मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खिलाफ वर्जी कर दी। ट्रंप के इस इक़दाम पर दुनिया भर से उन पर तनकीद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ट्रंप के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन भी इस फैसले पर खुश नज़र नहीं आई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने साफ अल्फाज में कहा कि वो अमरीका के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। फ्रांस ने अमरीकी फैसले को एकतरफा फैसला करार दिया, जबकि जर्मनी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मगर ट्रंप अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को एक तरफ रखते हुए 5 महीने बाद 14 मई 2018 को अपना सिफारत खाना तल अवीव से यरूशलम यानी मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल करवा दिया और फ़लस्तीनियों की हक तलफी करते हुए इसराइल की देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में अपना असर रसूख बढ़ाते हुए ट्रंप ने अरब ममालिक को यह बावर करा दिया कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अरब ममालिक को इसराइल के करीब लाने के लिए ट्रंप ने यह हिकमत अमली अपनाई कि उन्होंने अपने दामाद जैरेड कुशनर को अपना सीनियर मुशीर बना दिया, जो मशरिक़ वस्ता के उमूर देखते थे और अमरीका की जानिब से अरब ममालिक के हुक्मरानों को पैगाम रसानी कर रहे थे कि खित्ते में उनके लिए इसराइल नहीं बल्कि ईरान सबसे बड़ा खतरा है और इस खतरे से निमटने के लिए अरब ममालिक और इसराइल को करीब आना होगा। अरब ममालिक के पहले ही ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा थे और जिस वक्त जैरेड कुशनर अरब ममालिक के दौरे कर रहे थे तो उस वक्त अगस्त 2020 में CNN ने लिखा कि कई अमरीकी और गैर मुल्की ओहदेदारों के मुताबिक जैरेड कुशनर अरब ममालिक को बताएंगे कि ईरान मुखालिफ इत्तेहाद उनके बेहतरीन मफाद में है और अगर बाइडेन अगला इलेक्शन जीतते हैं तो ये इत्तेहाद उनके लिए मौसर इंश्योरेंस पॉलिसी साबित होगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप अहम अरब ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए रजामंद करने में कामयाब हो गए और सितंबर 2020 में व्हाइट हाउस में मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से जुड़ी हुई एक बड़ी पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर की मौजूदगी में इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के दरमियान एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत यूएई और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम करने और ताल्लुकात मामूल पर लाने का ऐलान कर दिया। बहरीन में इसका शदीद अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया। जब इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले मुआहदे का ऐलान किया गया तो ये तज्ज़िये हुए कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है और कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस मुआहदे के बाद कई फ़लस्तीनी जमातों ने खदशा जाहिर किया कि यह आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए धचका साबित होगा और आम बात यह थी कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले तीसरे और चौथे अरब इस्लामी ममालिक थे। इससे कबल मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ
बाकायदा सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम किए हुए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया तो इसके बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ममालिक में सफ़ीर भेजे, लाखों डॉलर्स के तिजारती मुआहदे किए, जिनमें दिफाई साजो सामान और हथियारों के हवाले से मुआहदे भी शामिल थे। साथ ही दिसंबर 2021 में उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्तली बेनेट मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने वाले पहले इसराइली रहनुमा बन गए। मगर सिर्फ यही नहीं, इस पूरे अरसे के दौरान ये खबरें मुसलसल सामने आती रहीं कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करने और ताल्लुकात मामूल पर लाने जा रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका की कोशिशें जारी थीं और सऊदी अरब की तरफ से मस्बत जवाब मिलने के दावे भी किए जा रहे थे। ताहम ट्रंप के दौरे सदारत में बाज़ाब्ता कोई ऐलान सामने नहीं आया। साथ ही आलमी मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि सऊदी हुक्मरानों को खदशा था कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो इसका सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुस्लिम ममालिक में असर रसूख कम हो सकता है और अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब खुद को अरब ममालिक के साथ साथ दुनिया के मुस्लिम ममालिक के लीडर के तौर पर देखता है। इन वजूहात और हालात की वजह से ट्रंप की भरपूर सिफारती कोशिशों और ख्वाहिश के बावजूद सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आए और फिर ट्रंप के जाने के बाद हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। और फिर गुज़िश्ता साल पहले हमास की तरफ से इसराइल में हमले और फिर गजा में इसराइली जारिया शुरू होने के बाद ऐसी किसी भी पेशरफ्त के इम्कानात मजीद मादूम होते चले गए। मगर अब ट्रंप दोबारा सदर बनने जा रहे हैं और मशरिक़ वस्ता इसराइली जारियत की वजह से संगीन इंसानी अलमिया का शिकार है। तो देखना ये होगा कि वो इस हवाले से अपने साबका पॉलिसी को आगे कैसे बढ़ाते हैं और सऊदी अरब को इसराइल के साथ मिलकर ईरान मुखालिफ ब्लॉक बनाने के लिए कैसे कायल करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ सऊदी अरब अब ये पोजीशन वाज़ेह कर रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बुनियादी शर्त है। साथ ही गुज़िश्ता साल के आगाज़ में चीन की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी मामूल पर आ गए और कशीदगी में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। इसके साथ साथ ट्रंप जब सदर बने थे तो उन्होंने ईरान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में भी बड़ी तब्दीलियाँ कर दी थी और एकतरफ़ा तौर पर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को ख़त्म कर दिया था। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने और जौहरी हथियार बनाने के खदशे के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस और साथ ही एक और यूरोपीय मुल्क जर्मनी ने ईरान के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद जनवरी 2016 में ओबामा इंतज़ामिया के दौरान एक अहम मुआहदा किया था। BBC के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर पाबंदियाँ कबूल करने, मुतअद्दिद जौहरी तनसीबात को बंद करने या उनमें तरमीम करने और बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़ किया था। इसके बदले में ईरान पर से कई बैनुल-अक़वामी मालियाती पाबंदियाँ हटा दी गई थीं। इस मुआहदे को दुनिया भर में सराहा जा रहा था और बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा था। मगर ट्रंप सदर बनने से पहले ही इस मुआहदे की मुखालफत कर रहे थे और इसे बदतरीन डील करार दे रहे थे और तंज करते थे। ट्रंप के मुताबिक ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल बहुत कमज़ोर है और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए थी और ये कि मुआहदे की शराइत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी। फिर जब ट्रंप इलेक्शन में कामयाब होकर व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने यकतरफा तौर पर मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल दिया और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी। साथ ही साथ जनवरी 2020 में ईरान के पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमला करके मार दिया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के हालात कशीदा हो गए थे। ईरान ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर फ़िज़ाई हमला भी किया था, मगर इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। गुज़िश्ता साल नवंबर में अपनी एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने इमरान खान के साथ कासिम सुलेमानी के कत्ल पर होने वाली गुफ्तगू का तज़किरा करते हुए बताया कि इमरान खान ने कासिम सुलेमानी के कत्ल को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा करार दिया। अमेरिका इल्ज़ाम भी लगाता है कि कासिम सुलेमानी के कत्ल के बदले में ईरान ट्रंप को कत्ल करना चाहता है। ये वाक़या ट्रंप के पहले दौरे सदारत में आलमी अहमियत के हामिल चंद बड़े और मुतनाज़ इक़दाम थे। साथ ही ट्रंप जब नवंबर 2020 में इलेक्शन हार गए और व्हाइट हाउस से उन्हें निकलना पड़ा तो इसके बाद भी तनाज़ात उनका पीछा करते रहे और उनमें से ज़्यादातर ज़ाती नौयत के थे। और आज जब ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं तो वो एक मुजरिम होते हुए सदर बनने वाले पहले अमरीकी सदर हैं और अभी उनकी सज़ा का तयन होना बाकी है। रवा साल जुलाई में जब ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उस वक्त रियासत न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने उन्हें हश मनी क्रिमिनल ट्रायल में मुजरिम करार दिया था। ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने के लिए ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। हश मनी यानी इस नौयत की अदायगियाँ अमेरिका में गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा उन पैसों की अदायगी के तरीके पर बना था जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में यह अदायगी लीगल फीस के तौर पर दर्ज की थी, यानी गलत बयानी की थी। और इस केस में अहम बात यह भी थी कि ट्रायल के दौरान ट्रंप के साबिक अटर्नी माइकल कोहन और ट्रंप के दोस्त डेविड पेकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दी थी। उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया था, जज पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं मासूम हूँ, मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी कहा था। असल फैसला 5 नवंबर को अवाम
सुनाएगी, ये भी कहा था और वो जीत गए। ट्रंप इस मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा हो गए थे और मुजरिम होने के बावजूद अमरीकी कानून के मुताबिक उन पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी पाबंदी नहीं थी और आज वो सदर मुंतखब हो गए। CNN के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ इस मुकदमे में सजा का तयन करने के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर है और ये अमरीकी तारीख में गैर मामूली दिन हो सकता है। जज यॉन मर्चेंट ने इलेक्शन की वजह से ट्रंप की दरख्वास्त पर सजा सुनाने की तारीख नवंबर के आखिर तक मौखर कर दी थी और प्रोसिक्यूटर्स ने भी इसकी मुखालफत नहीं की थी। CNN के मुताबिक जज का कहना है कि वो इलेक्शन के एक हफ्ते बाद 12 नवंबर को सदारती इस्तिस्ना के बारे में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ट्रंप की अपनी सजा खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। CNN के मुताबिक अगर जज ट्रंप की दरख्वास्त को मंजूर करते हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस खत्म हो जाएंगे और उन्हें सजा नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रंप को इस्तिस्ना नहीं मिलता तो मुमकिन तौर पर उनके वकला जज से कहेंगे कि वो सजा को मौखर कर दें ताकि वो अपील कर सकें। लेकिन अगर जज इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं करते तो ट्रंप के वकला मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इस्तिस्ना के फैसले को स्टेट एपलेट कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए और साथ ही अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि अदालतों से ये कहा जाए कि अपीलों पर फैसला होने तक ट्रंप की सजा को मौखर कर दिया जाए और इसमें महीनों लग सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हश मनी केस को स्टेट कोर्ट से फेडरल कोर्ट मुंतकिल करवाएं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास अपील में बेहतर मौका होगा। हश मनी केस के अलावा ट्रंप को 2020 के इलेक्शन के बाद 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक 8 सिविल केसेस का सामना है। साथ ही ट्रंप को 2020 के इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की साजिश के मुकदमात का भी सामना है। इसके अलावा सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने के इल्जाम में भी ट्रंप को मुकदमे का सामना है। मगर इन सारे इल्जामात और ट्रायल्स के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अवाम ने एक दफ़ा फिर अपना सदर मुंतखब कर लिया है। 2016 में भी ट्रंप ने पोल्स को गलत साबित किया और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और आज इमरान खान ने मुलाकात में इस हवाले से क्या कहा है, अली मोहम्मद खान से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जिन्होंने आज अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप मिले और आपने बताया कि इमरान खान साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खुशी का इजहार किया ट्रंप के जीतने पर, दोस्ती का ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि ट्रंप बाकायदा ने रेगुलर कॉल्स करते थे, फ़ोन पर बात होती थी। उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि जो बाइडन के मुकाबले में कम से कम न्यूट्रल मौक़िफ़ होगा। क्या ये बातें की और क्या बातें की नाज़रीन के सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। एक बात मैंने आज महसूस की, बड़े दिनों बाद खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। 2 महीने बाद मुझे इजाज़त मिली है, हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। सेहत उनकी ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद ये बात की कि 5 दिन उनको कमरे में रखा गया और अंधेरा होता था ज़्यादा टाइम, 10-12 घंटे की बात उन्होंने की। 10-12 घंटे उनको अंधेरे में रहना पड़ता था, एक्सरसाइज के इश्यूज थे। इस पे कभी आपसे तफसील से मैं बात करूंगा, आज मौका नहीं है, आज इसी बात पे रहते हैं। ट्रंप साहब के हवाले से उन्हें 2-3 बार पूछा, आज 6-7 घंटे साथ था मैं, और ट्रायल काफी आज लंबा था, केस चल रहा था। तो जब उनको बताया गया तो उन्हें खुशी का भी इजहार किया। जो मैंने एक चीज महसूस की कि अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने एक बात नहीं की, ना मीडिया के सामने ना हमारे उसमें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो ट्रंप साहब का मेरे से रब्ता रहता था, एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। उन्होंने ये बात अलबत्ता बड़ी एम्फेसाइज करके की कि बाइडन साहब जो हैं, बाइडन साहब के नीचे जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी उस जमाने में जो उसका था, जो लेटर आया था डोनाल्ड लू का, आज खान साहब ने बाकायदा नाम लिया, आपस में जब डिस्कशन कर रहे थे मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा, जो अंदर मीडिया आता है, कि जो साइफर केस था और जो इंटरफेरेंस हुई थी, जो नेगेटिविटी थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम ये है कि अब इन एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से, ट्रंप साहब के आने से वो एटलीस्ट न्यूट्रल तो होंगे, उन्होंने ये कहा। और मुबारकबाद दी, उन्हें खुशी का इजहार इस तरह से किया कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा दोनों मुल्कों के बीच में अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हमारे दौर में खान साहब जब वजीर आजम थे, खान साहब ने विजिट भी किया था, आपको याद होगा, तो दोनों के बीच में, जो मुल्कों के बीच में स्टूडेंट्स आते जाते हैं, बिजनेस का हमारा बहुत बड़ी मार्केट है यूएस, साथ में हमारा ओवरसीज चैप्टर बहुत बड़ा है, उधर पाकिस्तानी ओवरसीज बहुत हैं, फिर हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उनके साथ 70-75 साल से चल रहा है, उसमें भी डेवलपमेंट होने के बहुत इम्कानात हैं। अगर दोनों तरफ लीडरशिप में अच्छा एक केमिस्ट्री हो, पॉजिटिविटी हो, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। क्या आपको क्या कहीं ना कहीं उन्हें ये था, क्योंकि जाहिर है तहरीक इंसाफ पर सख्तियां हैं, तहरीक इंसाफ अमेरिका में भी भरपूर इस हवाले से कैंपेन भी की है, आपके जो मुख्तलिफ रहनुमा है वहाँ पर भी कैंपेन कर रहे हैं, आज खुश भी हैं, तो क्या इमरान खान साहब को ये था कि कुछ ना कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, जो तहरीक इंसाफ के हद तक सख्तियों का मामला है इसमें? फर्क तो पड़ेगा,
उनकी अगर नेगेटिविटी खत्म होगी, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी जिसके नीचे कम या ज्यादा, इनकी आप इसको डिबेट कर सकते हैं कि वो रिजीम चेंज में कितना कोई रोल था, लेकिन बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पीएम खान के नीचे या पीएम शहबाज के नीचे जो हुई, खान साहब के नीचे भी उसका ये था और शहबाज शरीफ साहब के नीचे भी एक ही एलामिया था, वो ये था कि ब्लड इंटरफेरेंस हुई है। तो एक रिजीम जिसने इंटरफेरेंस की है, जो एक सिटिंग पीएम के खिलाफ थे या उनके साथ उस तरह के रिलेशन नहीं थे, अगर वो चले जाते हैं और कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जिनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रही है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। बाकी जहां तक खान साहब की रिलीज है, उनकी रिहाई है, उसके लिए हम अपना अदालतों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, अब एहतजाज की फेज में भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क के अंदर हमारी जदोजहद है। लेकिन बहरहाल इससे इनकार नहीं है कि एक पॉजिटिविटी का फैक्टर है ट्रंप साहब के आने में, और इसमें ओवरसीज चैप्टर ने जो एक कैंपेनिंग की है खान साहब की रिहाई के लिए, अगर उसकी मैं तारीफ ना करूं ज्यादती होगी। पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने से खान साहब के लिए हालात शायद बेहतर होंगे या वो नेगेटिविटी कम होगी जो बाइडेन साहब के नीचे थी। और सर, इमरान खान साहब ने बाद में इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ हुआ वो गलत फीड किया था जनरल बाजवा ने बाइडेन इंतजामिया को। अब मसला ये कि पाकिस्तान में भी अस्करी लीडरशिप वो नहीं है जो उस वक्त थी। अब अगर आपको लगता है कि ट्रंप के आने से और सिर्फ न्यूट्रल होने से, अगर इमरान खान साहब को लगता है कि बाइडेन इंतजामिया न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होने से फ़र्क पड़ जाएगा या बाकायदा ट्रंप को कुछ करना पड़ेगा तो फ़र्क पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से तो फर्क पड़ता है, और जब एक नई थिंकिंग आती है, खासकर एक ऐसे आदमी की जो माजी में एक एक्स पीएम के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। देखें, जाती रिलेशन नहीं होते, मुल्कों से रिलेशन होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं। उसमें आप मुल्क के लिए बहुत काम जब कर सकते हैं। यस, वो वाली लीडरशिप अब नहीं है। मिलिट्री की मैं बात करूं, बाजवा साहब आज नहीं है, तो देखते हैं। देयर इज ऑलवेज अनदर डे, एक फ्रेश स्टार्ट लिया जा सकता है मुल्क की खातिर। खान साहब बाहर निकलें, वो अपने कौम को लीड करें, अपने जमात को लीड करें, मुल्क में रहें। एक बात और खान साहब ने क्लियरली आज कहा है, और मैं शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम में इसको वाजे करना चाहता हूं, मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं जो खान साहब के नाकिदीन है, कान खोल कर सुन लें। खान साहब ने आज कहा है, मैं मुल्क से जाने वाला नहीं हूं। मुल्क से वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनके बाहर असासे होते हैं, जो माल बाहर भेजा होता है, करप्शन होती है, सब कुछ बाहर होता है उनका। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ये कहती है तो उन्होंने खुद कहा कि मैं हुकूमत को कहता हूं मुझे इस जेल में डालो, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क में। मैं समझता हूं उन्हें क्लियर किया है। और इस सब में क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस किस्म का कोई इशारा दिया गया था, एक आध वज़ीर की तरफ से आपके उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, बट इस सब में क्या कोई उम्मीद आपको दिखी इमरान खान साहब में कि उन्हें लग रहा है कि अब वो बाहर आ जाएंगे, बहुत लंबा अरसा वो जेल में नहीं रहेंगे या उन्हें नहीं रखा जा सकेगा? वो तो फिर एक दफा मैंने असेंबली में कहा था कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो। तो आई थिंक टाइम इज अप नाउ। कौम का हक है उनको उनका लीडर वापस किया जाए, ताकि वो उनको उधर ही से सफर शुरू करे जिधर टूटा था। हाँ, हम किसी के कंधों पर बैठ के और ना मांगे तांगे की हुकूमत में आएंगे। हम जीत चुके हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो इस इलेक्शन की। अगर हमारा हक है, हमें हमारा हक दिया जाए। खान साहब आए, इस कौम को लीड करें। और एक और चीज बड़ी क्लियर, एक और ये बड़ी अहम बात है शाहजेब साहब, इस पे मेरी आज खान साहब से तफसील से बात हुई है। खान साहब इख्तिदार में आके इंतकाम नहीं लेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो कौम को आगे ले जाने के लिए आ रहा है। वो जाती इंतकाम पे इमरान खान बिलीव नहीं करते। और अली मोहम्मद खान साहब, जब आप कह रहे हैं कि जब ज़ाहिर इंतज़ामिया बदलेगी तो फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि कानून साजी के ज़रिए अस्करी लीडरशिप भी अब तकरीबन 2027 तक मौजूद है। आप लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर लीडरशिप बदलेगी, चीफ जस्टिस बदलेंगे तो कुछ होगा, मगर हमें नज़र आया कि अब हुकूमत ने आईनी तरमीम भी कर ली, आईनी बेंच भी बन गए। वहाँ से आपको तो ये कहाँ से होगा? अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कैसे होगा कि अगर उनकी सोच बदल जाए, वहाँ की इंतज़ामिया की सोच बदल जाए, पाकिस्तान में कैसे आपके लिए हालात बदलेंगे? देखें, मैं साफ बात करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं होता। खान साहब की एक एक्सपेक्टेशन है, वो किसी से कोई फेवर नहीं चाहते। वो इंतकाम भी किसी से नहीं लेना ना चाहते हैं, ना कभी उनकी तबीयत है। हाँ, ये है कि जिसने कोई गलत किया अदालतों में अपने जवाब दे। उनकी ये एक्सपेक्टेशन अलबत्ता है कि हमारे जो बड़े इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट जिसके हेड टॉप पे है, या जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी ये तवक्को है कि वो लोग गैर जानिबदार हैं। गैर जानिबदार होंगे,
इन ट्रू सेंस, तो ये सिस्टम और ये निज़ाम आगे चल पड़ेगा। अदालत से देखें सारे केसेस खान साहब के खत्म हो रहे हैं। अगर नए केसेस ना बने और जुल्म, ज्यादती या फस्तायत ना हो, खान साहब के तो केस ही अब नहीं। साहब, मगर तो क्या अब वो ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अमेरिका में चीज बदल, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर क्रैकडाउन है, बहरहाल आपके रहनुमाओं के ऊपर भी सख्तियां हैं, इमरान खान साहब के ऊपर भी सख्तियां हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन किस बुनियाद पर है कि अचानक सब न्यूट्रल हो जाएगा? अमेरिका में तब्दीली की वजह से कोई ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ कोई नहीं ऐसी बदल रही। नहीं, ये उस तनाज़ुर में खान साहब ने आज बात नहीं की थी। मैं ज़्यादा उसको खुल के नहीं कहना चाहता, बस खान साहब ने ये बात की क्योंकि तवक्को ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर सही मानों में वो गैर जानिबदार हो तो मामलात मुल्क के आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बारहा, इमरान खान साहब ने ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और उन्होंने बारहा ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए ताकतवर मजबूत फौज की ज़रूरत है, वो वज़ीर आज़म रहे, इस बात की हसासियत को समझते हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि जो नेगेटिविटी रही है, जो खान साहब को जिस फस्तायत का सामना रहा है, हमारी जमात को जो जुल्म ज्यादती का सामना रहा है, वो सिलसिले बंद हो। इमरान खान इस कौम का लीडर है, वो बाहर आए, वो ना इंतकाम लेगा, वो मुल्क को आगे लेके जाएगा। किसी ने ज्यादती की है तो इमरान खान उससे इंसाफ नहीं करेगा, अदालत से होगा। इमरान खान का काम है 25 करोड़ को आगे लेके जाना, मुल्क को तरक्की, और वो जो इकोनॉमी का सफर था, वो जो डेवलपमेंट का सफर था, जो मगर साहब इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा, अलीमा खान साहबा तो कह रही है कि जब क्योंकि गड्ढापुर साहब ने कहा कि जल्द बाहर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये बाहर नहीं आने देंगे, इमरान खान साहब को गलत होप्स नहीं दिलाएं, हमें बाहर आना पड़ेगा पहले। इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा? क्योंकि वो तो ये इशारा दे रही है कि जैसे पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बाहर लोगों को लाने की। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ कहा, कोई हुक्म दिया कि पार्टी बाहर आए या लोगों को बाहर लाए, ऐसी कोई बात की उन्होंने? एहतजाज की उन्होंने बात की है कि एहतजाज की तरफ पार्टी को जाना है। बिल्कुल, खान साहब ने एहतजाज की भी बात की है, और साथ साथ आज मैंने उनको ये भी बात की और उन्होंने उससे डिसएग्री नहीं किया। मैंने कहा कि डायलॉग भी होना चाहिए, मसाइल का हल गुफ्तगू से ही निकलता है, और उन्होंने इससे डिसएग्री नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं है कि फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक शाहजेब साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई संजीदा कोशिश हुई है कि इस जुल्म का, इस ज्यादती का मसले का हल किसी खान साहब ने तो बहुत पहले डायलॉग की बात की थी, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा कि उन्होंने डायलॉग की फिर बात की, आप ये कह रहे हैं, मगर उससे पहले उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन तो मैंने की, खान साहब ने नहीं की। तो फिर मगर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उसका कोई नतीजा निकलेगा, तो फिर उन्हें एक्सपेक्टेशन कैसे है कि सब न्यूट्रल हो जाएंगे, किस बुनियाद पर? नहीं, उन्होंने रद्द नहीं किया। हमेशा गुफ्तगू जंग में भी होती है, लेकिन उन्होंने एक इज़हार किया कि उसका मुझे उनका कोई लगता कुछ। एहतजाज की बात इसलिए करते हैं कि वो एक ओनली वे फॉरवर्ड इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक आप मुझे बताएं कोई संजीदा कोशिश खान साहब से एंगेज करने की, यानी कि एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने जेल में डाल दिया, उसका कमरा बंद कर दिया, उसका अखबार बंद कर दिया, उसको अंधेरे में डाल दिया, उसका खाना जो है वो उसको खराब कर दिया, एक्सरसाइज आपने रोक दी। ये किस तरह, क्या इस तरह कोई डायलॉग हो सकता है? क्या ऐसी कोई गुफ्तगू हो सकती है? एक साबिक वजीर आजम है। अच्छा, एक चीज और शाहजेब, प्लीज फॉरगेट अबाउट कि वो ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉरगेट दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ही इज द नेशनल लिविंग हीरो ऑफ दिस कंट्री, नेशनल हीरो है इस मुल्क का। ये हम रवैया रखते हैं नेशनल हीरोज के साथ, वो तो बच्चों का हीरो रहा है, 2-3 जनरेशंस का हीरो है, उसका एहसान है इस कौम पे। अली साहब, और ज़ाहिर है ये आपकी बात से ज़ाहिर है को से अदम इख्तिलाफ तो नहीं किया जा सकता। ये सही बात है कि उनको सही तरीके से रखा जाना चाहिए, जो उनका बनता है वो कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वो फैसिलिटीज़ भी उन्हें दी जानी चाहिए। मगर सवाल ये है कि जब ये कुछ हो रहा है तो ये उम्मीद कैसे है कि आगे से न्यूट्रलिटी होगी या आगे से वो ऐसा प्रेशर कम हो जाएगा कि बात आगे बढ़ेगी? देखिए, उम्मीद इस तरीके से है कि आज मैंने अडियाला के बाहर भी ये बात की है, और मैं बड़ी दर्द से ये बात कर रहा हूं। 27 जुलाई को मैं जेल से निकला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे, 7 बार की गिरफ्तारी के बाद। पहली बात जो मैंने मर्दान जेल से निकलने के बाद की थी वो ये थी, और वो खान साहब ने मुझे कहा था, वो अभी गिरफ्तार नहीं, उनका तुमने ठीक बात की। मैं कहा था पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है, देखिए मैंने 2 डिक्टेटरशिप्स देखी हुई हैं। अयूब साहब की मेरी पैदाइश से पहले की है, जिया साहब की देखी, मुशर्रफ साहब की। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस वक्त जो अदारों के बीच में और अवाम के बीच में एक गैप है, पहले कभी नहीं था। और ये गैप एक आदमी खत्म कर सकता है, एक बयान से, कि इमरान खान बाहर निकले और वो एक स्टेटमेंट देगा, सारे गिले शिकवे जो है वो दूर होंगे। लेकिन वो तब होगा जब इमरान खान बाहर निकलेगा।
और ये मैं समझता हूँ कि सब जिम्मेदार लोगों को इसका एहसास होगा कि एक मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हुकूमत, इदारे, अवाम एक पेज पे हों, कि बीच में फासले होंगे, गलतफहमियां पैदा होंगी। और आप ये देख रहे हैं जो इस वक्त ट्राइबल बेल्ट में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये सारी चीजें ठीक होने लगी हैं, ठीक होनी चाहिए। वो कैसे ठीक होगी? वो एक पॉपुलर लीडर बना के करेगा, वो एक फॉर्म 47 वाला थोड़ी कर सकता है, वो तो लीडर ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।